हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। तो कम शब्दों के माध्यम से भी बहुत कुछ बयां करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। इस वीडियो के माध्यम से हम उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ में उनका जो योगदान रहा है भारत की अर्थव्यवस्था में और भारत के राजनीति में, वो हमेशा यादगार रहेगा। तो उनके द्वारा जो वो प्रयास किए गए थे भारत की अर्थव्यवस्था में और भारत के राजनीति में, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनका जन्म। तो उनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 में। पाकिस्तान में एक जगह है, वहां पर हुआ था। और उनका जो निधन देखने मिला वो है 26 दिसंबर 2024 तक। तो ये उनका क्या रहा, टाइम पीरियड रहा। तो ये भारत के क्या थे, पॉलिटिशियन थे, साथ में वो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, एकेडमिक भी उन्होंने संभाला, साथ में हमारे क्या थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे। और इसके अलावा उनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। तो 2004 से लेके 2014 के बीच में वो भारत के क्या थे, 13 नंबर के क्या थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे। और साथ में भारत के चौथे क्या है, सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी के बाद। तो चौथे सबसे लंबे समय तक क्या रहे, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर में रहे। पूरे 10 साल का क्या रहा, उनका कार्यकाल रहा। साथ में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे बड़ी पार्टी के क्या थे, सदस्य भी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करें तो वो क्या थे, भारत के पहले क्या थे, सिख प्राइम मिनिस्टर भी थे। इसके अलावा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके बाद क्या थे, दूसरे या फर्स्ट क्या बोल सकते हो, ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। और जब दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया तो उनका पूरा 5 साल का क्या था, टेन्योर कंप्लीट हुआ। तो नेहरू जी, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और अब क्या है, नरेंद्र मोदी जी, जो क्या थे, दोबारा जब चुन के आए तो उनका 5 साल का जो टेन्योर था वो कंप्लीट हुआ एज ए प्राइम मिनिस्टर की बात। अब आगे बात करें, उनका जन्म जो आज के पाकिस्तान में है वहां पर हुआ था 26 सितंबर 1932 को। और आपको पता है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। उसके बाद उनका जो परिवार था वो माइग्रेट होकर भारत में आ गए। आगे जाके उनकी जो पढ़ाई हुई ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से, जहां से उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स में क्या किया, डॉक्टरेट की पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने आगे जाके यूनाइटेड नेशन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी जो संस्था है वहां पर 1966 से लेके 1969 तक काम किया। इसी काम के बाद उनको हमारे भारत में जो ललित नारायण मिश्रा जी थे, उन्होंने एज ए एडवाइजर के रूप में भी अपॉइंटमेंट किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, जहां पर उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आगे उनके चर्चा की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कुछ समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अन्य महत्वपूर्ण पोस्ट में भी दिया, जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर 1972 से लेके 1976 के बीच में इकोनॉमिक सर्वे जो बनाया जाता है वहां पर जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं उसके रूप में अपना योगदान दिया। आगे जाके भारत के 15 नंबर के क्या बने, आरबीआई के गवर्नर बने। और वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी अपना योगदान दिया। तो याद रखेंगे, तो 13वें नंबर के क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, साथ में 15वें नंबर के क्या थे, भारत के आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे। आगे बात करें तो पहले जैसे प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अभी तो नीति आयोग हो गया, तो प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन हुआ करते थे 1985 से लेके 87 के बीच में। आगे जाके जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो 1991 से लेके 1996 तक उन्होंने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी काम किया, जहां पर उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और हमेशा यादगार रहेगा। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब देश में बहुत ही पैसे की कमी थी तो वह उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म भी लाए थे बहुत सारे। आगे जाके जब 1996 में एक महत्वपूर्ण अपोजिशन की रिक्वायरमेंट थी तो उन्होंने अपोजिशन लीडर के रूप में भी अपना योगदान दिया। और 1998 से लेके 2004 के बीच में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब उन्होंने राज्यसभा के अपोजिशन लीडर के रूप में भी अपना योगदान दिया। तो इतने महत्वपूर्ण पदों में अपना योगदान देने के बाद
अब बात करते हैं कि जब वो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर या एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन कौन सी महत्वपूर्ण इकोनॉमिक पॉलिसी लाई या महत्वपूर्ण पॉलिसी लाया जिससे हमारे जो इतिहास में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में चेंजेस देखने मिले। ऐसे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु है, बट हम इंपॉर्टेंट पहलू की बात करते हैं। तो 1991 का समय जो समय चल रहा था भारत के लिए बहुत ही खराब था। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस देखने मिल रहे थे, भारत के पास फॉरेन रिजर्व नहीं थे। तो उस समय देश में उन्होंने एज ए फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में ज्वाइन किया और 24 जुलाई 1991 को उन्होंने देश में जब बजट प्रेजेंट किया तो एक इकोनॉमिक चेंजेस लाया जिसको हम लोग बोलते हैं एलपीजी। तो एलपीजी मतलब होता है लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके बाद कहीं ना कहीं भारत की जो अर्थव्यवस्था थी या इकोनॉमी थी वो ओपन हुई और धीरे धीरे हमारे भारत में प्राइवेट कंपनी, लोकल कंपनी और जो विश्व की कंपनी आने लगी और आज हमारा जो भारत है दुनिया की क्या है 5वीं अर्थव्यवस्था जो सबसे बड़ी बनी है, उसमें उनका योगदान हमेशा यादगार रहेगा। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था उससे निपटने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रयास दिया था। आगे बात करते हैं। आगे जो सबसे बड़ा हमेशा जो रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करने की बात किया जाएगा तो 2005 में उनके द्वारा लाया गया था नरेगा, जिसका नाम 2008 में क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो आज ये भले ही बीजेपी की सरकार क्यों ना हो, ये स्कीम आज भी चलाई जाती है। पहले जो मनरेगा का जो फोकस था वो क्या था, रूरल डेवलपमेंट में था कि वहां पर एटलीस्ट 100 दिन का क्या दिया जाए, रोजगार दिया जाए। बट अब ये मनरेगा दो फॉर्म में आ गया, रूरल भी आ गया और साथ में अर्बन भी आ गया। तो कहीं ना कहीं जो रूरल डेवलपमेंट में उनका जो मकसद था कि हर व्यक्ति के हाथ में थोड़ी बहुत पैसे या जॉब होनी चाहिए, वो उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। और दूसरा, हर किसी को आज़ादी या पढ़ाई जैसे मुद्दे हो उसके लिए उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन जैसे पॉलिसी लाई थी, जहां पर 6 से 14 साल के बच्चे को अच्छे से पढ़ाई मिल सके और हर किसी को अलग अलग बातों पे कुछ ना कुछ जानने का अधिकार रहा, सरकार से क्वेश्चन पूछने का अधिकार रहा। इसीलिए उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे महत्वपूर्ण पॉलिसी भी लाई थी। अब आगे बात करते हैं उनके कुछ अचीवमेंट को, उनको अलग अलग अवार्ड से ऑनर्स भी दिए गए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत में। तो भारत में 1987 में भारत का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है पद्म विभूषण, उनसे उनको सम्मानित किया गया था और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भारत सरकार के द्वारा उनको भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ने 2010 में उनके देश का जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज, उससे भी सम्मानित किया गया था। और आगे जाके 2014 में जापान के द्वारा उनका जो सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ऑर्डर ऑफ द पॉल्विनिया फ्लावर्स, उससे भी उनको सम्मानित किया गया था। हाँ, इसके अलावा भी उन्होंने जो जो काम किए उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी कुछ ना कुछ कह दिया, रिकॉग्नाइज किया गया। जैसे 1993 में यूरो मनी के द्वारा बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का भी अवार्ड दिया गया था और एशिया मनी के द्वारा 1994 में क्या दिया गया था, फाइनेंस मिनिस्टर का भी एक रिकॉग्नाइज किया गया था। आगे जाके फोर्ब्स की लिस्ट में, टाइम्स की लिस्ट में दुनिया के सबसे मोस्ट पावरफुल पर्सन के रूप में भी इनको सम्मानित किया गया था। तो कहीं ना कहीं उनका जितना योगदान रहा है वो हमेशा यादगार रहेगा। इसके अलावा उन्होंने भारत और यूएसए के जो न्यूक्लियर डील है उसके लिए भी उन्होंने बहुत प्रयास किया था ताकि भारत और यूएसए के रिलेशन भी क्या हो सके, अच्छे हो सके। तो उम्मीद करते हैं कि इनके द्वारा जो प्रयास है, कार्य है, इसी प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था में और राजनीति में हमेशा याद किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।